आज का क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैग्नेटिक शील्ड्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स हैविंग। मैग्नेटिक शील्ड जो है जिस मटेरियल का बनता है उस मटेरियल में चारों ऑप्शन में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, यही पूछा है। तो सॉल्यूशन देख लेंगे। पहले हमको पता करना है कि मैग्नेटिक शील्ड क्या होता है। ठीक है, पहले जानना है कि मैग्नेटिक शील्ड्स होता क्या है। अगर ये जान जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए ये है कि मैग्नेटिक शील्ड, जैसे मान लीजिए हम मैग्नेट का एन पोल साउथ पोल बनाते हैं, ये एन पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है इसमें हम कुछ क्या किए, एक कंपोनेंट रखे, कुछ कंपोनेंट रखना चाहते हैं, कंपोनेंट है ये, और ये एन से साउथ पोल क्या जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा ना। तो मैग्नेटिक शील्ड है कि हम जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंपोनेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, और हम उस कंपोनेंट, मान लीजिए वो कंपोनेंट को वो कंपोनेंट क्या है, खराब हो सकता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो कंपोनेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना, उस कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमको बचाना है इस कंपोनेंट को। ठीक है, अगर जो हम कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं किसके अंदर, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर उस कंपोनेंट को हमको बचाना है तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से उसके चारों ओर एक क्या करते हैं, उसके चारों ओर एक कवर कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस कंपोनेंट में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था वो अब इंटर नहीं करता है। देखिए कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है, अब ये क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन था अंदर की ओर, अब वो इंटर नहीं करेगा तो ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से इतना तक। ठीक है, मैं इस नाम बता देता हूँ। तो अब हमारा जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट था, ठीक है, ये अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रहा है, जिस कारण से अब ये कंपोनेंट क्या है, सेफ है। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो हम, जैसे देखो बहुत सारा डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारा डिवाइस बनता है, जैसे मोबाइल वोबाइल का चिप्स देखते होगे, तो कुछ कंपोनेंट क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। लेकिन वहाँ कंपोनेंट का जरूरी होना भी जरूरी है, और हमको क्या करना है, उसको बचाना भी है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर एक कवरिंग कर देते हैं। जो कवरिंग क्या करता है, उसके वहाँ तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को एवॉइड करता है, रोक देता है, और इससे कंपोनेंट भी हमारा ठीक रहता है, मतलब कंपोनेंट भी हमारा सेफ हो जाता है, और हमारा वो डिवाइस भी काम करता है। कहने का मतलब देखिए, मैं लिख देता हूँ इसको, अगर नहीं समझा पाया होगा अच्छा से तो आपको मैं लिख देता हूँ इसका डिफिनेशन, तो आप समझ जाओगे। देखो मैग्नेटिक शील्डिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ protecting the components from magnetic field by introducing some soft ferromagnetic मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक शील्डिंग है क्या, यह प्रोसेस है बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, कंपोनेंट को, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड से। किसी कंपोनेंट को हमको मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हेल्प से हम उसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब वही हुआ कि कोई कंपोनेंट बहुत सेंसिटिव है, कोई कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब मान लो कि उसके लिए अच्छा नहीं, उसके लिए हानिकारक है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमको उस डिवाइस में उस वो कंपोनेंट भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो क्या है कि उस कंपोनेंट को बचाने के लिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या करते हैं, ये एक रिंग टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होता है आपको ये कंपोनेंट भी सेफ्ट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जरूरी है, दोनों काम हो रहा और डिवाइस भी आपका चालू है। तो इसका काम क्या है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम ये है कि जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है, और ये कंपोनेंट ये सॉरी कंपोनेंट हम रखे, ठीक है, इसके चारों पे सील्डिंग कर दिए। होता क्या है कि जो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा उसको ये कंपोनेंट अपनी ओर खींच लेता है और रास्ता मतलब इधर से डाइवर्ट करके इधर भेज देता है, लेकिन इस तरफ आने ही नहीं देता है। ठीक है, जितना भी मैग्नेटिक होगा इस तरफ से उसका रास्ता डाइवर्ट करके इस तरफ भेज देगा, लेकिन इस कंपोनेंट में जाने नहीं देता है। तो हमारा क्या होता है, इससे कंपोनेंट सेफ्टी हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं वो रिंग, जब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, ये जो रिंग है ये हम करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो पूछ रहा है कि वही जो है मटेरियल किस उसमें कौन सा प्रॉपर्टीज चारों ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखिए, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो जा रहा है यहाँ से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, हाई परमिएबिलिटी होना चाहिए। हाई परमिएबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक मटेरियल का वह कैपेसिटी जो अपने अंदर से क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करे, इजीली पाथ प्रोवाइड करे फ्लो होने के लिए, इजीली पाथ प्रोवाइड करे किसके लिए, फ्लो होने के लिए। तो हाई परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इजीली फ्लो हो जाए, मतलब उसको फ्लो होने के लिए इजीली पाथ प्रोवाइड हो सके, वही तो हमारा परमिएबिलिटी होता है, वही तो प्रॉपर्टी कहलाता है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो हमारा यहाँ पर सारा जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो क्या हो जाए कि ऐसा हम यहाँ पर वो डिवाइस को कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, जो अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो कंपोनेंट की ओर जाने ही नहीं देता है। तो हमारा क्या होता है, कंपोनेंट सेफ हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, मैं पूरा कोशिश किया हूँ समझाने का। और ऑप्शन से घबराना नहीं है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है 1, कभी कभी 1 भी होता है लेकिन वो अलग केस में होता है, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा राइट आंसर होता है वो मतलब मेनली जो मोस्टली होता है वो हाई परमिएबिलिटी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना पर, 62 पर। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइस्टेरिसिस साइकिल फॉर द मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, जो है हाइस्टेरिसिस साइकिल है मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, जिस मटेरियल ट्रांसफार्मर में बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज होता है उस मटेरियल का हाइस्टेरिसिस साइकिल कैसा होना चाहिए। तो देखिए, हमको याद है कि ट्रांसफार्मर के कॉइल को या कोर को बोल दो, कोर को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, तो सिलिकॉन स्टील हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन स्टील एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका अगर हाइस्टेरिसिस लूप खींचा जाए सिलिकॉन स्टील का तो ये H मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ये मैग्नेटिक फोर्स, ये फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर ऑरिजिन। तो इसका जो हमेशा सिलिकॉन स्टील का जो हैशेस लूप होता है वो आपका देखोगे कि वो क्या होता है, कुछ लंबा होगा, लंबे तरह का होता है और नैरो होता है। मतलब इसके बीच का एरिया क्या रखना होता है सिलिकॉन स्टील का, जो ये हाइस्टेरेसिस लूप हमने ड्रॉ किया है सिलिकॉन स्टील के लिए, जो हैचेस लूप होता है उसका क्या होता है, एरिया बोलो या वॉल्यूम बोलो, क्या होता है, बहुत कम होता है। कम होने का मतलब इसलिए है कि जितना एरिया कम होगा तो उसमें क्या होगा, लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा, और हमको लॉस ही तो कम रखना है। तो इसमें क्या होता है, तो देखो वाइड तो होगा नहीं ऑप्शन, शॉर्ट एंड नैरो नहीं, शॉर्ट एंड वाइड नहीं, हमारा क्या होता है, लंबा होता है और नैरो होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा क्या, कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसका हाइस्टेरेसिस लूप क्या होता है टॉल होता है एंड नैरो होता है। नैरो से समझ रहोगे कि एरिया जो होता है उसका बहुत कम होता है, क्योंकि उससे हमको लॉस कम रखना है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये हो गया। और टॉल होता है, थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि उसमें लंबा होने का मतलब है ये जो ये इस पॉइंट है, ये बी पॉइंट, और यहाँ पर जो एच पॉइंट है 0 के बराबर जब करे तो उसमें रेसिड्यूल मैग्नेटिज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए बहुत देर के लिए, ठीक है, इसलिए टॉल होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 63 नंबर पर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट इन द वाइंडिंग शोन इन फिगर 8.20 इज 3.2। जो करंट है वाइंडिंग में वो आपको दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। इफ द वाइंडिंग हैज 16 टर्न, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दिया, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है कितना, 60। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कोर इज, तो आपको क्या बताना है, वैल्यू किसका बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बताना है। हाँ, मतलब एच का मान आपको बताना है, ठीक है, एम्पियर टर्न पर मीटर में बताना है, ठीक है। बस इतना आपको डाटा है, इसी से आपको बताना। और अब फिगर आपके पास में 8.20 दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। तो इसको बताने के लिए हमको फॉर्मूला हम जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि एच इंटू एल बाय एन आई होता है, यही होता है। तो हमको यहाँ से एच चाहिए, तो एन आई बाई एल हो जाएगा, यही होगा। तो हमारे पास है क्या क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट भी है, और लेंथ नहीं है, लेंथ हमारे पास नहीं है। तो लेंथ हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये जो आपको फिगर है ये मैग्नेटिक मटेरियल से निकालना होगा। तो देखो लेंथ निकालने के लिए ये फिगर कैसा है, ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का। तो रेक्टेंगुलर शेप में ये रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ, तो ये भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लेंथ, और इधर से ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो हम यहाँ से अगर लेंथ निकालना चाहे तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि पूरा हमको लेंथ निकालना है, मतलब मीन लेंथ। जब भी यहाँ पर लेंथ की सिर्फ बात नहीं होगी, यहाँ पर कैसा लेंथ निकाल रहे हैं हम, मीन लेंथ निकालते हैं हमेशा, कैसा निकालते हैं, मीन लेंथ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम मीन लेंथ निकाल रहे हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या निकाल रहे हैं, मीन लेंथ, ठीक है। तो 2 इंटू एल हमारा क्या है 20 प्लस, मतलब मीन लेंथ करने वाले एक तरह से हम देखोगे तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल रहे हैं। तो 20 और बी कितना आपका 3 है, तो एल बराबर 2 गुना ये कितना हो जाएगा 23 होगा। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 6 2 गुना 4 क्या आ गया 43 सेंटीमीटर आया। इसको अगर मीटर में बदल दोगे आप तो 46 बाय डिवाइड करना होगा 100 से, 0.46 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मीन लेंथ भी आ गया मेरे पास। जब सारा डाटा आ गया तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कि H बराबर एन आई
बाय एल। तो h बराबर n का मान कितना दिया हुआ था 60 गुना i का मान कितना दिया हुआ था 3.2 बाय l कितना आप अभी लाए थे 0.46, अगर डेसिमल उड़ा दे तो 100। तो h बराबर 60/32, ये 100 ऊपर चला जाएगा बाय 46 और इसका डेसिमल उड़ा तो 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए तो कदम चार देना चाहिए, इससे का 2 बार में, इससे h आ गया कितना 30। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुआ, दुकान 4 नहीं सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ नहीं कटेगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया हमसे। अच्छा इसको फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर h बराबर क्या है 60 गुना 32 गुना 100, ये 100 ऊपर चला गया और 46 गुना इसका डेसिमल उड़ा तो 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अच्छा 2 से इसको काट दे तो 16 और 2 से काट दे तो 32, सॉरी गलती क्यों हो रहा है 2 3 23 बार में, और कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। तो 60 गुना 16/23 हो गया, एक 10 है। अब इसको अगर गुना कर ले तो क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अच्छे 36, हाथ में 3, 6 3 9/23 इतना होगा। अब इससे अगर डेसिमल देंगे मतलब डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो आप इसको फ्रेंड जब इससे 9600 यही था ना, अच्छे थे 9, हाँ जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका देखना आंसर आ जाएगा 417। ठीक है, और 0.4 एम्पियर टर्न पर मीटर, ये आपका मैग्नेटाइजिंग, ये आपका क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, 417.4 एम्पियर टर्न पर मीटर आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमसे पूछ रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में कि द ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के लिए आपसे पूछ रहा है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए आते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, उसका ओम्स लॉ का बात करें तो क्या होता है करंट बराबर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दे तो ये वोल्टेज होता है, इसके कारण क्या होता है सर्किट में करंट फ्लो होता है, और ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है, ये जो करंट है डिपेंडेंट है किस पे वोल्टेज पे, मतलब वोल्टेज सर्किट में दिए तब ना करंट फ्लो हुआ। तो हम कैसे लिखते हैं ओम्स लॉ कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, मतलब और I जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो R भी आता है नहीं ऐसे नहीं होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारा क्या आ जाता है 1/r आ जाता है। ये R हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो ये हमारा ओम्स लॉ बना कि ये करंट जो है किस पे वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज के कारण ये करंट है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये बनता है। उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो एक मैग्नेटिक सर्किट में देखो एक कोर हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं भी सप्लाई देके अगर करें तो करंट फ्लो होगा। तो करंट के कारण यहाँ पर ड्यू टू क्या आएगा, इसमें फ्लक्स आएगा, यहाँ पर फ्लक्स फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पर मेनली वोल्टेज दिया और करंट सर इस कॉइल में फ्लो हुआ तब ना हमारा फ्लक्स आया। तो फ्लक्स आएगा
तो उस जब फ्लक्स होगा तो उसके कारण तो देखो क्या क्या बनेगा, जब करंट दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो हमारा फ्लक्स बना, फ्लक्स किस पे प्रोपोर्शनल है, एन आई पे। तो हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो किस पे डिपेंडेंट था, नंबर ऑफ टर्न और करंट के कारण, तो एन आई पे था। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हो सकता है कि फ्लक्स डिपेंडेंट है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स और कितना करंट फ्लो रहा है सर्किट पर, उसी पे है। तो ये हो गया, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन आई हमारा क्या होता है, एमएमएफ भी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया एमएमएफ। तो देखो, और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ लिख दो, फाई इक्वल टू एमएमएफ बाय क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस क्या हुआ, रिलक्टेंस आता है रेजिस्टेंस के तौर पे। यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में क्या आता है, रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन से मैच कराना है, सब में तो एमएमएफ आगे है, एमएमएफ, तो एमएमएफ आगे है तो हम एमएमएफ को आगे कर देते हैं, एमएमएफ इक्वल टू क्या होगा, रिलक्टेंस को इधर भेज देंगे तो फ्लक्स गुना में क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा, रिलक्टेंस। तो हमारा कहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एमएमएफ है और फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस भी लिखा हुआ है। तो एमएमएफ है और फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, हमारा ऑप्शन जो है ये सिर्फ हमारा ऑप्शन 4 में ऐसा दिख रहा है, तो ये सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा सॉल्यूशन, मैं आपको पूरा क्लियर समझाने की कोशिश किया हूँ डीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 65 पर। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, आपसे पूछ रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर जो आयरन के लिए था वो कितना होता है। तो हम पहले बता दें कि ये ऑप्शन 3 होता है, कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है, किसके लिए, आयरन के लिए। किसके लिए, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है ये इतना होता है। लेकिन बात सवाल है कि क्यूरी टेम्परेचर है क्या, तो CURI क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर होता क्या ये समझना जरूरी है। तो देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे मान लो कि एक मटेरियल हम लिए क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको आग पे धर दिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और ये कैसा आपका मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है और उसको हम हीट देके उसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पे क्या होता है कि वो फेरो मैग्नेटिक जब उसको कुछ टेम्परेचर मिलता है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पारा मैग्नेटिक मटेरियल में देखोगे कि वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट देकर उसको जब गर्म करने लगते हैं तो वो क्या होता है, पारामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब जब पारामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम ठंडा करेंगे, तो मैं लिखता हूँ व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड। लेकिन जब हम इसी पारामैग्नेटिक मटेरियल को ठंडा करते हैं तो इट गेन्स इट्स फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या, अगेन देखो पहले एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हीट करोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पारामैग्नेटिक मटेरियल में। और फिर उसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कुछ समय के लिए ठंडा करोगे तो फिर से वो रिगेन कर लेता है अपना प्रॉपर्टी, कौन सा,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाला, ठीक है। तो तो जिस टेम्परेचर पे ये ऐसा करता है, ठीक है, कि गर्म करो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और ठंडा करो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो तो जिस टेम्परेचर पे ये काम दोनों हो रहा है वही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। वही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। अगर डिफिनेशन लिख दूं, डिफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपके लिए, अच्छा रहेगा। देखो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, द टेम्परेचर बिलो विच ए मैग्नेटिक material behaves like a ferromagnetic material and above which it behaves like a paramagnetic material is called Curie टेम्परेचर, जिसको हम TC से रिप्रेजेंट करें, क्यूरी टेम्परेचर को, ऑफ डेट मटेरियल, ठीक है। कहने का मतलब है वह तापमान, द टेम्परेचर बिलो विच ए मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब वह मतलब द टेम्परेचर बिलो विच ए मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वह टेम्परेचर के नीचे, मतलब एक टेम्परेचर के नीचे जो है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कैसा बिहेव करने लगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के नीचे। और लेकिन जब उसी टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो वो बिहेव करने लगता है एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर नीचे वैल्यू जाता है, तो एक सेम मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल कभी पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, कभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा गया है, जो रेफरेंस टेम्परेचर ले रहा है उसी टेम्परेचर को क्या क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर याद रखना है हमको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फॉर आयरन के लिए जो ये टेम्परेचर होता है ना, क्यूरी टेम्परेचर, ये होता है 770 डिग्री सेल्सियस। और आपको अगर याद रखना है एक्स्ट्रा निकेल का तो आप रख सकते हो 358 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमको यहाँ आयरन का पूछा है तो आयरन का याद रखना है 770 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपको मैं पूरा डिटेल में बताया, आपके लिए आगे भी थ्योरी काम आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching my this video and